हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव ठाकुर और पिछले 9 सालों में देश पर 1 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया, जिसकी वजह से हर एक भारतीय पर आज की तारीख में 1 लाख रुपए का कर्ज है। यह आरोप है ऑपोजिशन यानी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत का। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। उनका कहना है कि 1947 से 2014 तक इंडिया का टोटल डेट सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपीस का था, लेकिन 2014 में जैसे ही सरकार बदली, उनके इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के कारण सिर्फ 9 सालों के अंदर इंडिया का कर्ज दुगना हो चुका है। देश पर 100 लाख करोड़ का कर्ज आज पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने जीडीपी ग्रोथ की बात को भी झुठलाते हुए कहा कि हमारे $3.5 ट्रिलियन के जीडीपी में से तो 84% तो हम पर सिर्फ कर्ज ही है। मतलब अगर इंडिया की कमाई 100 रुपए है तो उसमें से 84 रुपीस तो सिर्फ कर्ज से ही आए हैं। बट ऑन दी अदर हैंड हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का कुछ और ही कहना था। इन सारे एलिगेशंस को उन्होंने डिनाई किया और ये कहा कि देश की जीडीपी पर 84% नहीं बल्कि 57% ही कर्ज है। सो अब इन दोनों ही पॉलिटिशियंस की बातों से आम इंसान क्या समझे, किसका क्लेम आखिर में सच है? सो देखो, दोनों साइड्स के नंबर्स में जो इतना डिफरेंस है ना, वो बस इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों पार्टीज ने जीडीपी को दो अलग अलग मेथड से कैलकुलेट किया। ऑपोजिशन ने ये डेट टू जीडीपी का रेशियो रियल जीडीपी पर कैलकुलेट किया है, हालांकि गवर्नमेंट ने उसे नॉमिनल जीडीपी पर कैलकुलेट किया है। अब उन्होंने ये कैलकुलेशंस कैसे किए, इसे समझने के लिए हमें इकोनॉमी के 3 सबसे बेसिक फैक्टर्स को पहले समझना होगा: रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और डेट टू जीडीपी रेशियो। अब डोंट वरी, आपको में भी लगे इतने हैवी टर्म्स को समझने में बहुत दिक्कत आने वाली है, बट मैं ऐसे एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। सबको बेसिकली जीडीपी क्या होता है वो तो पता ही है, और जिन्हें नहीं पता उनके लिए सिंपली जीडीपी हमारे देश के टोटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कंबाइंड वैल्यू या हमारे देश के पास कितना पैसा है ये बताती है। और अगर हम बात करें जीडीपी टू डेट रेशियो, तो हमारे देश के टोटल जीडीपी वैल्यू पर कितने % का डेट है ये उसका मतलब होता है। सिंपली समझे तो देश के पास अगर 100 रुपए है तो उसमें से कितना पैसा डेट लेकर हमारे पास आया है, ये बात डेट टू जीडीपी रेशियो बताती है। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट एकदम इजी और सिंपल टू अंडरस्टैंड है। अब बात करते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की। अब रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हमारे करंट जीडीपी को हमारे कंट्री के टोटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की आज से 4 से 5 साल पहले जो वैल्यू थी ना, उसे बेस प्राइस कंसिडर करके उसमें इन्फ्लेशन ऐड करके कैलकुलेट किया जाता है। मतलब बेसिकली करंट जीडीपी इज इक्वल टू बेस प्राइस प्लस इन्फ्लेशन। अब इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स से ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 1000 की क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया और हमें इस सेक्टर की टोटल रियल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब ऐसे में सबसे पहले उस सेक्टर के प्रोडक्शन क्वांटिटी को सेक्टर के बेस ईयर की प्राइस यानी लेट्स से 2012 की प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाएगा, एंड देन ये जो 100 करोड़ रुपीस वैल्यू आई है उसमें लेट्स से 7% इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से जो वैल्यू आएगी उसको ऐड किया जाएगा, और इस तरीके से कंप्लीट होगा कैलकुलेशन। अब यही सेम लॉजिक इंडिया के सारे सेक्टर्स पर लगाओ एंड दैट्स हाउ यू कैलकुलेट इंडियाज रियल जीडीपी। अब एक्सपर्ट्स इसे इकोनॉमी का हेल्थ इंडिकेटर इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर पास्ट के प्राइसेस में इन्फ्लेशन ऐड करने के बाद भी आपके करंट प्राइसेस पास्ट से ज्यादा आते हैं तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर चुकी है। वहीं पर नॉमिनल में सिर्फ करंट प्राइसेस को ही लिया जाता है, इन्फ्लेशन को कंसिडर ही नहीं किया जाता, और इससे सिर्फ करंट प्राइसेस हाई होने की वजह से जीडीपी बड़ी है ऐसा बोला जाता है। अब इस हिसाब से अगर हम दोनों पार्टीज के क्लेम्स को कैलकुलेट करें तो जो ऑपोजिशन क्लेम कर रही है उनके हिसाब से डेट टू जीडीपी रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेट डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, यानी कि 155 लाख करोड़ डेट डिवाइडेड बाय 160 लाख करोड़ की रियल जीडीपी। तो आंसर करीब आता है 90% के आसपास, राइट? अब वहीं पर अगर हम गवर्नमेंट के क्लेम को कैलकुलेट करें तो डेट टू जीडीपी रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेट डिवाइडेड बाय नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू 155 लाख करोड़ की डेट डिवाइडेड बाय 272 लाख करोड़ की नॉमिनल जीडीपी वैल्यू। तो इसका आंसर आता है करीब 57.3%। अब आता है सवाल हम जैसे आम नागरिकों पर कि हम किस पर बिलीव करें। तो यूजुअली ऐसा देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अपने डेट टू जीडीपी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए रियल जीडीपी को ही कंसीडर करती है, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर ये इकोनॉमी का रियल पिक्चर बताती है, और जैसे कि हमने देखा हमारे केस में तो ये 90% है। सो नाउ डज दैट मीन कि सरकार लोगों को ठग रही है? वेल, नॉट एट ऑल, बिकॉज जिन वैल्यूज को कोट कर रही है ऑपोजिशन पार्टीज वो भी तो सरकार ही अपने एनुअल रिपोर्ट में ओपनली पब्लिश करती है। इट डिपेंड्स ऑन मीडिया कि वो किस वैल्यू को लेकर अपने ऑडियंस के सामने क्या रखना चाहते हैं। और इसीलिए गाइस सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं कि जो राइजिंग डेट है ये हमारे इकोनॉमी के लिए सही में इतने डेट्रीमेंटल
है कि नहीं? क्या ये डेट्स हमारे इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है जो भविष्य में हमारे इंडिया को तबाह कर सकता है? देखो, सबसे पहले तो बात ऐसी है ना कि कोई भी गवर्नमेंट डेट लेकर अपना बर्डन बढ़ाती नहीं है, बल्कि देश के बर्डन को कम करने की कोशिश करती है, क्योंकि इससे डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट क्रिएट किए जाते हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और जीडीपी को एक बूस्ट मिलती है। अभी एग्जैक्टली कैसे होता है इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अगर हम इंडिया को फिलहाल बाकी के मेजर सुपर पावर कंट्री से कंपेयर करके देखें तो इंडिया एक काफी बेटर पोजीशन में है, क्योंकि यूएस पर अपने जीडीपी का 112% का कर्ज है और वहीं पर जापान पर 212% का कर्ज है। अब कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले एक बात जान लो कि इस डेट टू जीडीपी रेशियो का एक फैक्टर के साथ कोरिलेशन है और वो है पे बैक कैपेसिटी। बात ऐसी है ना कि हर एक कंट्री डॉलर्स में डेट लेती है और डॉलर्स में ही डेट को रीपे करती है। अब इस पे बैक कैपेसिटी के बारे में मैं कुछ ही सेकंड्स में बात करूंगा, लेकिन पहले यह भी समझ लो किसी भी देश की पे बैक कैपेसिटी उसके फॉरेक्स रिजर्व्स पर काफी हद तक डिपेंड करती है, जो मेनली डॉलर डोमिनेटेड है। अब जिस कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व और पे बैक कैपेसिटी ज्यादा होगी, उतनी ही उस कंट्री की इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। अब जाहिर सी बात है, फ्लरिशिंग इकोनॉमी अपने साथ उस कंट्री के स्टॉक मार्केट को भी ग्रो करेगी। पर ऐसा देखा गया है कि जहां पर यूएस में 50% एडल्ट्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हैं, वहीं पर इंडिया में 4% से भी कम लोग ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हैं। रीजन? वेल, लैक ऑफ नॉलेज। और इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा ऐप एक्सएम, जिस पर आप इन्वेस्टमेंट से लेकर ट्रेडिंग तक ये सारे टॉपिक्स वेबिनार्स के जरिए हिंदी और इंग्लिश में सीख सकते हो। यहां पर आपको 8 डिफरेंट एसेट क्लासेस, 1000 प्लस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक क्रिप्टो, गोल्ड मिलेंगे, जिसमें ट्रेड करके आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हो। प्लस अगर आपको कोई डाउट आया तो यहां पर 24/7 कस्टमर सपोर्ट है इन इंग्लिश और 24/5 इन लोकल लैंग्वेजेस। ऑल्सो एक्सएम पर एक एक्साइटिंग फीचर जल्दी आ रहा है कॉल्ड सोशल एरिया, जहां पर आप के ट्रेडर्स के साथ कनेक्ट करके कंपीट कर सकते हैं और कई सारे रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं, लाइक विड्रॉवेबल कैश और प्राइजेस। इसके साथ ही यहां पर आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी मिलती है, जिससे कि आप पैसा बचा सकते हो। एक्सएम के अल्ट्रा लो अकाउंट से ट्रेडर्स लो स्प्रेड्स, स्वैप फ्री और कमीशन फ्री ट्रेडिंग का भी फायदा उठा सकते हैं। सो व्हाई वेट टू अर्न एंड विन? अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से साइन अप करते हो तो you'll get 50% डिपॉजिट बोनस अप टू $500। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे पे बैक कैपेसिटी के बारे में, और इस कैटेगरी में इंडिया, यूएसए और जापान से कहीं ज्यादा बेटर पोजीशन पर है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम 4 देशों का एग्जाम्पल लेते हैं: पाकिस्तान, श्रीलंका, यूएस और जापान। सबसे पहले पाकिस्तान को देखते हैं। तो पाकिस्तान को $140 बिलियन डेट पे करने हैं, जबकि उसका फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ $4 बिलियन का ही है, यानी कि उसका डेट फॉरेक्स रिजर्व से 35 टाइम्स ज्यादा है। उसी तरह श्रीलंका का डेट उसके फॉरेक्स रिजर्व से 19 टाइम्स ज्यादा है। अब ये तो हमने बात की डेवलपिंग नेशंस की कंडीशन की। अब आते हैं फुल्ली डेवलप्ड नेशंस पर। जापान का डेट उसके फॉरेक्स रिजर्व से 7.5 टाइम्स ज्यादा है, और इन सभी में यूएसए की हालत सबसे खराब है, जिसका डेट उसके फॉरेक्स रिजर्व से 300 टाइम्स ज्यादा है। अब इन सब के विपरीत इंडिया के लिए गुड न्यूज ये है कि हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है कि हम अपना डेट ऑलमोस्ट सारा का सारा अभी का अभी चुका सकते हैं, क्योंकि भले इंडिया के ऊपर अराउंड $613 बिलियन का डेट है, लेकिन हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो है अराउंड $595 बिलियन का। सेकेंड चीज इससे आपको ये समझ में आ रहेगी गाइस कि डेट हमेशा इवल नहीं होता। अगर डेट लेके डेवलपमेंटल काम किया जा रहा है तो दैट डेट बिकम्स एन एसेट, और ये पूरी की पूरी नींव ही कैपिटलिज्म की नींव है, क्योंकि कैपिटलिज्म में ये काफी कॉमन स्ट्रेटेजी है। इवन बिजनेसमैन लोग डेट लेके बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े करते हैं, और उसी तरीके से कंट्रीज भी ऐसा करती है। और इस वजह से वी हैव कंट्रीज लाइक अमेरिका, जो कि एक्सट्रीमली डेवलप्ड है, बट साथ में उनका डेट भी बहुत हाई है। बट ऑब्वियसली इसे कंट्रोल्ड मेजर में लेना चाहिए, ना कि अंधाधुंध लिया जा रहा है। और इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व इतना हाई है, ये डेट इंडिया के लिए इतना ज्यादा डेडली नहीं है। बट फ्रेंड्स, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व्ड है, सब कुछ रोजी रोजी पिक्चर है। अभी भी हमारे सामने एक चैलेंज है। इंडिया का फिलहाल टोटल एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग है 45.03 लाख करोड़, या सिंपली 548.47 बिलियन USD। अब ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है, विच इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। सो यहाँ पर नेचुरली एक क्वेश्चन अराइज होता है कि गवर्नमेंट ये इतने खर्चे आखिर कहां कर रही है? तो देखो, बेसिकली गवर्नमेंट के खर्चों को प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स में डिवाइड किया जा सकता है। प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स
सेक्टर्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट के लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, जो कि डायरेक्टली मॉनेटरी रिटर्न देंगे। और वहीं पर नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर यानी वेलफेयर स्कीम्स, सब्सिडियरीज एटसेट्रा, जहां से गवर्नमेंट को कोई डायरेक्ट रिटर्न नहीं मिलने वाला, बस सिर्फ एक तरीके से समाज के खातिर किया जा रहा है। इनफैक्ट लेट्स से अगर आप 450 रुपए की एक ट्रेन टिकट खरीदते हो तो उसकी एक्चुअल कीमत 1000 रुपए होती है, क्योंकि अपने 55% रेलवे सब्सिडीज के तहत ऊपर के 550 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को भरने पड़ते हैं। सो ऑल इन ऑल अगर हम इन दोनों यानी कि प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स को कंपेयर करें तो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर इंडिया के ओवरऑल एक्सपेंसेस में से सिर्फ 50% है और बचे हुए 50% गवर्नमेंट एक्सपेंसेस नॉन प्रोडक्टिव है। अब आई नो आप सोच रहे होगे कि यार इतने सब्सिडीज वगैरह बांटने की क्या जरूरत है, बट यू सी रिसेंट टाइम्स में ये जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बढ़ा है उसमें कोविड-19 पैंडेमिक का भी एक मेजर रोल रहा है। दरअसल कोविड के दौरान डिक्लाइनिंग इकोनॉमी में लोगों को मदद करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज नाम से 20 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज लॉन्च किया गया था। एंड माइंड यू ये उस वक्त दिया गया था जब कारोबार, ऑफिसेस सब कुछ बंद था और देश का टैक्स कलेक्शन 12% से गिर गया था। सो बेसिकली जब टैक्स नहीं आया तो फिर सरकार के रिलीफ पैकेज के लिए पैसे कहां से आएंगे? ऑब्वियसली डेट। और शायद यही वजह है कि 2020 में कोविड के पहले गवर्नमेंट का डेट $125.5 बिलियन था और अकेले सिर्फ कोविड के 2 सालों में वो करीब $50 बिलियन से बढ़ गया। और इसका रिफ्लेक्शन आप अगर चाहो तो इंडिया के हेल्थ सेक्टर पर साफ साफ देख भी सकते हो। कोविड के पहले तक इंडिया का हेल्थ एक्सपेंडिचर सिर्फ 2.73 लाख करोड़ था, लेकिन वहीं पर बस सिर्फ 2 सालों में 73% से बढ़कर वो 4.72 लाख करोड़ हो गया। ना ऑब्वियसली आप सोच रहे होगे कि ये तो बहुत ज्यादा कर्ज है चुकाने के लिए, बट देन आप यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल नहीं पूछ रहे हो कि ये कर्ज आखिर चुकाने कौन वाला है? एंड नो इट्स नॉट कंप्लीटली यू, क्योंकि यूजुअली कोई भी कंट्री 2 तरीके से डेट लेती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल डेट में भी फर्दर 2 सब कैटेगरीज होती है। पहला पब्लिक/गवर्नमेंट डेट, जिसमें गवर्नमेंट देश चलाने के लिए फॉरेन कंट्रीज या IMF जैसे फॉरेन बॉडीज से पैसे बोरो करती है। और दूसरा प्राइवेट डेट, जिसमें टाटा और रिलायंस जैसे प्राइवेट प्लेयर्स फॉरेन कंट्रीज से डेट लेते हैं। अब क्योंकि ये दोनों ही डेट्स, यस प्राइवेट डेट भी एक्सटर्नल डेट के तौर पर इंडियन गवर्नमेंट के ही बैलेंस शीट में दिखता है, एक धारणा बनती है कि ये सारा कर्ज सरकार को हमसे टैक्स वसूल करके चुकाना है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें से जो प्राइवेट डेट है वो उन प्राइवेट कंपनीज को ही चुकाना होता है। यानी कि हमारे टोटल डेट में से जो गवर्नमेंट का डेट है 130 बिलियन USD का, वो हमारे सर पर होता है, बट प्राइवेट सेक्टर का जो डेट है $490 बिलियन का, वो उन्हें खुद चुकाना है। अब नहीं, यहां पर खुश मत हो, भले ही हम आम लोगों पर फिलहाल कम डेट है, इट इज स्टिल $130 बिलियन, जिस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसकी मैंने अभी तक बात ही नहीं की है। सो द थिंग इज, जिस तरह हमें एज नॉर्मल सिटीजंस लोन कितने % इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा उसके लिए बैंक हमारे सिविल स्कोर को देखती है, उसी तरह हर देश को एक क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। यही वजह है कि AAA ग्रेड कंट्रीज जैसे स्विट्जरलैंड और जापान अगर IMF वगैरह से डेट लेते हैं तो उन्हें रिस्पेक्टिवली सालाना सिर्फ 1.75% और 0.1% के इंटरेस्ट चुकाने पड़ते हैं। वहीं पर इंडिया जो BBB ग्रेड कंट्रीज रेटिंग वालों में आता है, उन्हें 6% के साथ डेट चुकाना पड़ता है। और बेसिकली ये रेटिंग्स उस देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ, जैसे कि ग्रोथ, बैलेंस शीट और परफॉर्मेंस के बेसिस पर की जाती है। सो यस, ये फैक्टर भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। खैर, अब आते हैं इंटरनल डेट पर, जो अगेन गवर्नमेंट के सर पर होता है। सो गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के अलावा डोमेस्टिक लेंडर्स से भी मनी बोरो करती है, जिसे इंटरनल डेट कहते हैं। इसके लिए RBI गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स जारी करती है, जिन्हें बैंक्स, कॉर्पोरेट्स और सिटीजंस बाय करते हैं। फिर इस पर गवर्नमेंट उन बॉन्ड्स या बिल्स पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स का वादा करती है। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 सालों के लिए 1000 रुपए के गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे, तो इस पर 5 सालों तक हर साल आपको 70 रुपए का इंटरेस्ट मिलते रहेगा। अब यहाँ पर 7% का इंटरेस्ट आपको कम लग सकता है, लेकिन ये मैंने एक छोटे अमाउंट पर रिटर्न की बात की है। जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा। और साथ ही लोग इन बॉन्ड्स में ज्यादा तादाद में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स को दुनिया भर में रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया जाता है। सो देखा जाए तो गवर्नमेंट डोमेस्टिक लेंडर्स से पैसे ले या फॉरेन इंस्टीट्यूट से, उस पर उन्हें हर साल हैवी इंटरेस्ट पे करने होते हैं। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर का 20% यानी कि 7.31 लाख करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट में ही पे किए थे। सो अब तक हमने ये जाना कि डेट्स एक देश को ड्राइव करने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेट से आता इंटरेस्ट रेट एक बर्डन भी है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन देन? वेल, जब मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर मिलने वाले परसेंटेज रिटर्न्स की बात की तो मैंने कहा इट इज अराउंड 6 to 7%। अब
यहां पर आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने पर लोगों को अक्सर बस 2-3% ही ज्यादा मिलता है, जबकि ऊपर से उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। बट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट एकदम सेफ होते हैं, येट हम इंडियंस इनकी जगह पर प्राइवेट कंपनीज के स्टॉक्स में ही ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? सो द थिंग इज कि अनलाइक स्टॉक मार्केट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में शॉर्ट टर्म रिटर्न्स नहीं होते हैं। अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया तो मिनिमम 5 साल के लिए आपके पैसे वहां पर स्टक हो जाते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट बॉन्ड्स में बहुत से लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते और सरकार को मजबूरन बाहर से डेट उठाना पड़ता है। यानी कि अगर हमें इंडिया का डेट कम करना है तो हमारे लेवल पर भी हम इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा खासा चंक गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर लगा सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट को बाहर से ज्यादा डेट ना लेना पड़े। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंडिया जो गवर्नमेंट लेवल पर कर सकता है वो ये है कि उसे अपने इंटरेस्ट पेमेंट को भी बेटर करना होगा, क्योंकि लास्ट 10 इयर्स से डेट तो इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में इंटरेस्ट पे नहीं किए जा रहे। 2012 से लेकर डेट अमाउंट काफी तेजी से बढ़ी है, मगर इंटरेस्ट पेमेंट अभी भी कंपैरेटिवली बहुत कम है और ये हमें एक रिस्कियर पोजीशन में डालता है। अब मुझे पर्सनली इस बारे में ऐसा लगता है कि अब गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के साथ साथ लोन रीपेमेंट पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हम हमारे क्रेडिट रेटिंग्स को बढ़ाएंगे तो हमें कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इन जनरल, जिससे गवर्नमेंट के पास और भी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे बचेंगे। आपका क्या ख्याल है इसमें? कमेंट करके जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। बट जाने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अब तक जिन भी जगहों में गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट्स किए हैं उसके सारे रिटर्न्स इंडिया को मिल रहे हैं। रिसेंटली मूडीज रेटिंग एजेंसी ने यह खबर पब्लिश की कि इंडिया अब $3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है, जो इंडिया को न्यू हाइट्स पर लेके जा रहा है। अब ये किन वजहों से हो पा रहा है और क्या इंडिया ग्रोथ के सही ट्रैजेक्टरी में है और आने वाला फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है कि नहीं, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर की है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। आपको इंडिया के करंट पोजीशन के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए XM के लिंक से साइन अप करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और भी प्रॉफिटेबल बनाएं। See you next time. As always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।